नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं यहाँ चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 17th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की। इस मुख्य परीक्षा में यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जीएस 1 के जो मेजर सेगमेंट्स है, हिस्ट्री के 114 मार्क्स की हिस्ट्री के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को, पीवाईक्यूज को और यहाँ पर उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को, उन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। इसका और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन डीआई वो भी आपका लगातार चल रहा है और अभी हम लोग जीएस 2 जो कि हमारा यहाँ पर जिसमें पॉलिटी आपकी शामिल है, उसके कुछ कोर थीम्स को ले रहे हैं। पहली क्लास में इसकी हमने जो थीम ली थी वो थी प्रस्तावना और आज हम उसी से ही जुड़ी हुई एक अन्य अवधारणा जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों संविधान के बारे में। यानी भारत के संविधान की क्या मुख्य विशेषता है, भारत के संविधान क्या आज की डेट में भी जीवंत बना हुआ है। हम जब अपनी स्वतंत्रता के यहाँ पर अमृत काल के चरण में हैं, जब हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे में क्या संविधान में कोई मेजर रिफॉर्म की जरूरत है या हमारा जो संविधान है वो वर्तमान की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके संदर्भ में अलग अलग अवधारणाएं, जितनी भी संविधान की विशेषताएं हैं, बीपीएससी अपने प्रश्नों में पूछता रहा है। चाहे वो संघवाद की बात हो, चाहे यहाँ के मौलिक अधिकारों की बात हो, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, केंद्र राज्य संबंधों की बात हो, राज्यपाल की शक्तियों की बात हो, इसकी जितनी विशेषताएं होंगी उन पर एक सेपरेट टॉपिक बन के अलग आने वाले टाइम में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि संविधान की कोर विशेषताएं क्या है, ये कोर वैल्यूज क्या है और इन वैल्यूज की किन आधार पर या संविधान की इन सारी विशेषताओं की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। तो सबसे पहले हम अपना कोर हेडिंग बनाएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जी हाँ, क्या है हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, हम लोग एक टॉपिक कर चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास क्रम, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे भारत में संविधान बनने से पहले किस तरीके से प्रमुख अधिनियम आए, चाहे वो चार्टर अधिनियम के रूप में आए हो या फिर आगे चलकर हम भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 या 1935 के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखते हैं तो क्या कोर विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात जो है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह लिखित संविधान है। तो क्या संविधान मौखिक भी होता है? जी हाँ, जैसे ब्रिटेन का संविधान। यहाँ पर दो अवधारणाएं होती हैं, एक होता है लिखित जहाँ पे संविधान के सारे प्रावधानों को संहिताबद्ध किया जाता है और एक होता है कि परंपराओं बेस्ड में व्यवस्थाएं चलती रहे। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक प्रकार का मौखिक संविधान है, यानी उसको लिखा नहीं गया, वो परंपरा आधारित एक शासन से दूसरे शासन में जो परंपराएं पहले से चलती आ रही है, ब्रिटेन अपनी उन परंपराओं का पालन करता है और इस आधार पर वहां शासन चलाया जाता है। परंतु भारत का संविधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित एक लिखित संविधान है। मतलब हमारा कैसे, हमारे यहाँ सारी बातें जो है वो लिखी गई है। भारत के संविधान में यहाँ पर प्रस्तावना दिया गया है जो संविधान की क्या है, कुंजी है। इसके बारे में तो हमने अलग से ही बात कर ली थी। भारत का संविधान जो है वो यहाँ पर नागरिकों को स्वतंत्रता के रूप में, यहाँ पर मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित करता है। तो एक और वो नागरिकों को अधिकार देता है, तो वही वो राज्यों के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्यों के लिए भी यहाँ पर जो है उनके कर्तव्यों को भी बताता है। भारत के संविधान की हम अन्य अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का संविधान में यहाँ पर क्या है,
भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संघवाद वाली व्यवस्था पाई जाती है। ये संघवाद क्या होता है जी? तो संघवाद अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके सारे डायमेंशंस को हम अलग से बाद में समझेंगे। यहाँ अगर हम संक्षिप्त तौर पर समझे तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पृथक शासन व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो शक्तियां है वो कुछ केंद्र के पास है, केंद्र स्तर पर अपनी सरकार है और राज्य स्तर पर अपनी सरकार है। शासन का ये जो दोहरा स्तर है, शासन का ये जो दोहरा स्तर है, ये दोहरा स्तर हमारा संघवाद के रूप में जाना जाता है। शासन का ये दोहरा स्तर जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। इसी तरह संघवाद है क्योंकि शासन का दो स्तर है तो जाहिर सी बात है इन दोनों शासनों के बीच में शक्तियों का भी विभाजन होगा। तो भारत के संविधान की क्या विशेषता है कि यहाँ पर शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण किया गया है। शक्तियों का क्या है? पृथक्करण है। यहाँ पे हम इसकी और यहाँ पर बात करें तो भारत का संविधान यहाँ पर न केवल जो है इनकी शक्तियों को जो है वो बताता है, इन शक्तियों का पुनः पृथक्करण हो इसके लिए यह स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, इसका भी जो है वो प्रस्ताव रखता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो बनी रहे। इसके लिए भी भारत का संविधान यहाँ पर इस चीज का भी प्रावधान करता है। न्यायपालिका को जो है वो स्वतंत्रता दी गई है कि वो संवैधानिक शासन को बनाए रख सके। इसके अलावा भारत का संविधान अपने आप को समय के अनुसार बदल सके, इस चीज को भी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर जो है इसको, जटिल से ज्यादा सही शब्द कठोर होगा, भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण है। इसका क्या मतलब है? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। इसका मतलब है दोस्तों कि भारत के संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव लेकर आना है तो उस बदलाव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होने वाली है। उस बदलाव की प्रक्रिया में यहाँ पर उसको जो है, अगर केंद्र कोई बदलाव लेकर आना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? राज्यों से सहमति लेनी होगी। अब इसका मतलब वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि ऐसा ना हो इतने सारे प्रावधानों को कठोर बना दिया जाए कि वहां पे जो है वो बदलाव करना आसान ही ना हो। तो कुछ प्रावधान ऐसे है जिसमें यहाँ पर क्या है, जिसको यहाँ पर साधारण बहुमत से भी बदला जा सकता है। तो इसका मतलब भारत का संविधान इन दोनों का क्या है, यहाँ पर जो है वो मिश्रण है। यानी यहाँ पर कठोर और लचीलेपन दोनों की ही विशेषताएं जो है वो पाई जाती है। ये हमने समझा भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो यहाँ पर क्या है अल्पसंख्यकों के अधिकार से लेकर सामाजिक न्याय और शासन प्रणाली को मजबूती एक आधार प्रदान करती है। लेकिन भारत के संविधान की आलोचनाएं की जाती हैं। किस आधार पर होती है ये आलोचना? खासकर जब हम अपने संवैधानिक इसकी बात कर रहे हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू होता है और ये है 2025। यानी इन 75 वर्षों में हमारे संविधान की अगर हम बात करें कि हमारा जो इतना बड़ा संविधान है इसकी आलोचना किस आधार पर होती है, तो इसकी आलोचना की अगर हम तर्कसंगत बात करें तो पहली आलोचना तो इसकी इसी आधार पर है इन आलोचनाओं में देखिए कि भाई ये जो संविधान है ना ये काफी बड़ा संविधान है। क्या है? काफी बड़ा संविधान है। बड़ा संविधान है तो ये क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, काफी ज्यादा बड़ा संविधान है, काफी ज्यादा इसकी समझने में जटिलताएं है। दूसरा, ये इतना बड़ा संविधान है, इसके प्रावधान जो है, इसके प्रावधान ये मौलिक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसके प्रावधान मौलिक नहीं है। प्रावधान मौलिक नहीं है, इसलिए इसको आलोचक ये भी कह देते हैं कई बार कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है। जी हाँ, क्या है? ये उधार का थैला है।
किस लिए? क्योंकि आप देखेंगे इसके अलग अलग प्रावधान अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं तो लगभग हमने पहले भी बात की थी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, लगभग 200 से ज्यादा प्रोविजन तो हमने इसी एक्ट से लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कानून का शासन, कानून का शासन ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा बात करें हम फंडामेंटल राइट की, ये हमने अमेरिका से लिया है। अभी हमने ऊपर बात की थी संघवाद की, ये संघवाद की शक्तियां हमने कनाडा से ली है। तो ऐसे कई सारे प्रोविजन हमने दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों से लिया है, जिस आधार पर भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कहा जाता है भाई ये तो मौलिकता ही नहीं है इसमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई भारत के संविधान में आप ये देखो, ये इतना बड़ा संविधान है कि ये हद से ज्यादा जटिल है। इसमें जो विषय हैं या इसको जो बनाने वाले हैं उन्होंने इसमें पूरी तरीके से कानूनी जो है शब्दावली टर्म्स का इतना जटिल शब्दों का प्रयोग किया है कि आइवर जोनिंग्स, जी हाँ आइवर जोनिंग्स तो यहां तक कहते हैं, आइवर जोनिंग कहते हैं कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इट्स अ हेवन फॉर इट्स अ क्या है ये, वकीलों का स्वर्ग है, हेवन ऑफ लॉयर्स, वकीलों का स्वर्ग है। इसके अलावा बात करें तो भारत के संविधान की विशेषताओं में हमने देखा था कि भारत का संविधान में संघात्मक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक है। लेकिन जब हम इसका सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं तो भारत के संविधान में हमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। किसकी प्रवृत्ति? केंद्रीयकरण, मतलब यह केंद्र के प्रति झुका हुआ है। मतलब भारत का संविधान जो उसकी बार बार बात हो रही है कि संघात्मक है, इतना संघात्मक भी नहीं है, इसमें केंद्र के प्रति झुकने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर एक आलोचना इसकी इस आधार पर होती है कि भारत के संविधान को कहा जाता है कि यह कठोर लचीलेपन का मिश्रण है, परंतु जिसकी जो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, कठोर है और राज्यों के पास तो अनुमति भी नहीं है कि राज्य खुद से यहाँ पर क्या कर सके, संविधान सुधार कर सके, संविधान में कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव लेकर आना है, राज्य इस प्रक्रिया को इनिशिएट कर सके। तो भारत का संविधान कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। क्या ये आलोचना जायज है? इन आलोचनाओं को अब हम इसका कुछ काउंटर पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आलोचना लिख के नहीं आनी है, हमें इन आलोचनाओं के बाद इसके काउंटर पॉइंट्स को भी लिखना है कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स है जो वे फॉरवर्ड में हो सकते हैं। देखिए एक एक करके सारी आलोचनाओं को हम काउंटर करते हैं। तो क्या है, आलोचना हमने कर दी, अब हम यहां पर करेंगे इसके काउंटर पॉइंट्स। ठीक है, हमने भारतीय जो संविधान है उसके विपक्ष में तर्क दिया। नाउ पक्ष क्या है, इसका पक्ष समझते हैं। हमारा पहला पॉइंट था कि भारत का संविधान एक काफी बड़ा विस्तृत संविधान है, तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि भारत का संविधान यहाँ पर एक संविधान है, मतलब यहाँ पे राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। ये केंद्र और राज्य दोनों के, केंद्र और यहाँ पर राज्य दोनों का एक ही संविधान है। यानी ये केंद्र की भी शक्तियों को बताता है, राज्य की शक्तियों को भी बताता है, केंद्र के कार्य के दायरे को भी बताता है, राज्य के दायरे को भी बताता है। तो ऐसे में दोनों के लिए सोचिए, भारत इतना बड़ा राज्य, उसके लिए अभी यहाँ पे वर्तमान 28 राज्य है। इन 28 राज्यों के लिए अगर 28 संविधान बनाया जाता और फिर केंद्र के लिए अलग होता तो कितना विस्तृत चीजें वो हो जाती, फिर तो और जटिलताएं आती। उन जटिलताओं से यहाँ निपटने के लिए फिर भी हमने यहाँ पर क्या है, अपना एक संविधान बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे माना जाता है कि भारत का संविधान क्या है, इन्होंने कहा कि वकीलों का स्वर्ग है। जी नहीं, भारत के संविधान में इसीलिए समय अनुसार लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। अभी याद कीजिए, अभी लेटेस्ट हमारा नया कर अधिनियम, जो नया कर कानून आ रहा है,
किस लिए लाया जा रहा है? ताकि चेंजेस किया जा सके, पुरानी जटिलताओं से बाहर आया जा सके। या फिर अभी लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता, यानी अभी जो नए नए कानून आ रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं आ रही है, उन जटिलताओं को पाटा जा रहा है। हाँ, उस दौरान बनाए गए थे क्योंकि उस दौरान वो चीजें उस रूप में आवश्यक थी। इसके अलावा बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है वो हमें केंद्र के पक्ष में हमें ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। भाई, केंद्र के पक्ष में झुकाव इसलिए है, पहली बात तो जब संविधान बनाया गया उस दौरान आवश्यकता इस बात की थी, आवश्यकता इस बात की थी, किस बात की? उस दौरान आप देख रहे हैं कि जैसे ही भारत का निर्माण हुआ, यहाँ पर भारत का निर्माण तो पहले से ही था, भारत का विभाजन हुआ है ना। तो जब विभाजन यहाँ पर हुआ पाकिस्तान के रूप में, तो भारत में एक अस्थिरता का माहौल था। यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर लगातार जो है वो विद्रोह कई हो रहे हैं, राज्यों के एकीकरण की समस्याएं चल रही है। ऐसे में केंद्र को मजबूत रखना बहुत ज्यादा आवश्यक था कि केंद्र यहाँ पर मजबूती से भारत को यहाँ पर एकता के एक सूत्र में पिरो सके। तो वैसे में केंद्र को ज्यादा पावरफुल जो है वो बनाया गया। अभी भी लेकिन संघवाद के लिए केंद्र सरकार द्वारा और यहाँ पर जो है नए नए तरीके जो है अपनाए जा रहे हैं, जिसमें अब यहाँ पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि नीति आयोग का गठन। नीति आयोग जो कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ा रहा है, जिसमें यहाँ पर अब यहाँ पर केंद्र की भूमिका को मजबूत करने के बजाय भारत में केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया के रूप में, जी हाँ, टीम इंडिया के रूप में यहाँ पर जो है वो साथ लेकर चलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। फिर इसकी एक आलोचना जो होती थी कि भारत का संविधान उधार का थैला है। इसके संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जी नहीं, ये उधार का थैला नहीं है, अपितु क्या है, ये फूलों का गुलदस्ता है। जैसे एक गुलदस्ता में केवल एक फूल होगा तो वो शायद इतनी विविधताओं चीजों को सुंदर से नहीं दर्शा पाएगा। भारत में यहाँ पर ये सच है कि हमने दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए हैं। हमने 200 से ज्यादा आर्टिकल 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, ये बात सच है। लेकिन क्या हमने उसको एज इट इज ले लिया? जी नहीं, हमने दुनिया से अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से प्रोविजन लिया है, परंतु उनको भारत की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, भारत की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और हमारी जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप परिवर्तित करके अपने हिसाब से डाला है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि संघवाद का मॉडल जो कि हमने कनाडा से लिया है। संघवाद के मॉडल में कनाडा में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर है, दोनों पूरी तरह से पृथक है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की आवश्यकता ऐसी थी कि उसे केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाना था। तो ऐसे में हम बिल्कुल उसका मॉडल तो नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। तो इसीलिए भारत ने दुनिया से जहां से भी जो भी व्यवस्था ली है, उन व्यवस्थाओं में हमने अपनी स्थिति के अनुसार लिया है। तो ये कह देना कि ये उधार का थैला है, यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के संविधान में अगर सिर्फ कठोर होता, जो कठोरता का आलोचना है, तो एक बात बताओ कि आज हमारे संविधान में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 75 साल हमारे संविधान अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। इन 75 सालों में दुनिया में बहुत बदलाव हुए हैं। इन 75 सालों में ना जाने दुनिया के कितने संविधान बने और बदले गए, कितनी बार संविधान, नेपाल 2015 में उसने अपना संविधान बनाया, उसको फिर बदलाव की जरूरत पड़ी। रशिया ने अपना संविधान 3 से 4 बार बदलने की कोशिश की, लेकिन भारत का संविधान आज भी है जो बताता है कि इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे इट इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसने अपने यहाँ पर अपने महत्व को बनाए रखा। तो इन सारी आलोचनाओं को काउंटर पॉइंट करते हुए हम अपना कंक्लूजन दे देंगे इस रूप में, और फिर हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हमारा यहाँ ये टॉपिक तो समाप्त होता है, लेकिन अभी आपका लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसी के साथ हम करने वाला है दूसरा टॉपिक। जी हाँ, थोड़ा सा अब हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी, थोड़े से हमें टॉपिक्स भी ज़्यादा कवर करने होंगे। तो पहला टॉपिक तो ये हुआ, समझ आया आपको? अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका वो जो कमेंट है ना, एक्चुअली में वही एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। वो मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो लेकर आऊँ, यहाँ पर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूँ, आपसे यहाँ पर इस टॉपिक में जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स है उनको हम एड्रेस कर सके। तो प्लीज़ अपनी जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट्स में बताते रहिए। अभी यहाँ पर हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे थे कि भारत का संविधान जीवंत बना हुआ है। ये जीवंत का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या है? भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब है कि भारत के संविधान की जो प्रासंगिकता, जो रिलेवेंस 1950 में बनने के टाइम थी, वो आज भी है। आज भी हमारे लिए उसके मूल्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पहले थे। इसका मतलब है उसने अपनी प्रासंगिकता, अपनी वैल्यू को अब तक होल्ड किया है। कैसे होल्ड किया है? भारत के संविधान की ये जीवंतता बनी कैसे है? भारत के संविधान की ये जीवंतता, भारत का संविधान जीवंत बना हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके लचीलेपन की प्रवृत्ति। क्या है इसके? लचीलेपन की प्रवृत्ति। ये लचीलापन कि ये अपने आप को समय के अनुसार बदल लेगा। समय अगर आ गया है कि पूरी देश में एक कर कानून का अगर पालन हो, तो यह अपना 101वां संविधान संशोधन करने से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन होता है और देश में जीएसटी की जो प्रणाली है वो लागू हो जाती है। संविधान जो है जीवंत बना हुआ है क्योंकि ये बहुत समावेशी है। इसने समाज में, इसने यहाँ पर, इसने सारे पहलुओं को यहाँ पर अपने में जोड़ रखा है। इसने यहाँ पर व्यक्तियों के अधिकार के साथ साथ राज्यों के कर्तव्यों की भी रूपरेखा सुनिश्चित की है। यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करता है जितना कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग। भारत का संविधान बहुत ज्यादा यहाँ पर जीवंत है क्योंकि यहाँ पर इसने सिद्धांतों को जो है वो वरीयता दी है और समय के अनुसार इसमें बदलाव करने से भी पीछे नहीं हटा है। भारत का संविधान जीवंत है क्योंकि इसका आए दिन जो है इसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए संसद हो या फिर न्यायपालिका, दोनों के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैसे, हम याद करें, अगर हम कुछ केसेस की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो देखिए कैसे इसकी जीवंतता को हम कुछ केस के माध्यम से समझ सकते हैं। याद कीजिए 1950 का गोपालन केस, एक गोपालन केस, 1950 का गोपालन केस। इस केस में दोस्तों क्या हुआ था? पहली बार न्यायपालिका के सामने ये बात आया कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, ये आपकी बात करता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये जीवन जीने की स्वतंत्रता में क्या जीना ही है? जी तो इंसान कैसे भी सकता है, रोड पे भी जी रहा है, बीमार होके भी जी रहा है, या बस अपनी लाइफ बस जी रहा है। क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता यहीं तक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ यहीं तक है। जीवन जी रहे हो, कोई तो आपसे आपकी जीवन नहीं छीन रहा है, सरकार, राज्य आपसे जीवन नहीं छीन रहा, बहुत बड़ी बात है। आपको अगर रोक लगाया जा रहा है कि आप बाहर नहीं निकलो तो रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि जीवन जीने की स्वतंत्रता सिर्फ जीवन जीने की स्वतंत्रता है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर न्यायालय इसकी व्याख्या जो है वो करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बदलता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता के दायरों का विस्तार होता है, आर्टिकल 21 का विस्तार होता है। और 1978 में दोस्तों, 1978 में एक केस आता है, मेनका गांधी केस। ठीक है, कौन सा केस? मेनका गांधी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि जीवन जीने का अधिकार केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, अपितु आपका ये जीवन जीने का अधिकार एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल जीवन आप जिए जा रहे हैं। इसीलिए देखो आज इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 का कितना विस्तार हो चुका है। आर्टिकल 21 को देखते हुए हम प्रदूषण हटाने की बात करते हैं। आर्टिकल 21 को देखते हुए सरकार जो है बेघरों को घर जो है प्रदान करने की जो है बात करती है। आर्टिकल 21 में ही हम स्मोक फ्री दिल्ली की बात करते हैं, स्मोक फ्री एनवायरमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में ही हम क्लीन जो है वाटर की बात करते हैं कि सबको स्वच्छ जल जो है वो मुहैया करा पाए, क्योंकि सबको जिंदगी गंदा पानी पीने का किसी का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 जिसमें लास्ट ईयर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में टिप्पणी दी कि कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो जलवायु परिवर्तन आज हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने का भी हम सबका अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम सबके पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव सहने वाले के मतलब वाली हमारी लाइफ नहीं है। तो आज इस दायरे का कितना विस्तार हो गया है 2025 तक आते आते। 1950 में जिसकी व्याख्या बड़ी सूक्ष्म स्तर पर थी कि जीवन जीना मतलब रोटी खाना,
सोना और जीना बहुत लिमिटेड है, हम अपना लिमिटेड है कि कोई हमसे हमारी सांसें नहीं छीन रहा है, कोई हमारा गला नहीं दबा रहा है। लेकिन आज ये कितना ज्यादा बढ़ गया कि आज अगर बाहर क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारे संविधान ने इन मूल्यों को समय के साथ कैसे जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। याद कीजिए 1973 का केशवानंद केस, 1973 का केशवानंद केस, जिसमें अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी यहाँ पे मुहर लगाई कि ऐसा ना हो कि हमारा संविधान बिल्कुल ही बदल दिया जाए। संविधान के कुछ कोर वैल्यूज है, संविधान के कुछ यहाँ पर मूल अवधारणाएं हैं जिसको यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे सिद्धांत का जो है वो यहाँ पर व्याख्या दी और कहा कि मूल ढांचा मतलब क्या, जो भी चीज हम इसमें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया भाई इसकी व्याख्या बताइए, व्याख्या नहीं, इसमें जो भी चीजें शामिल होंगी उनको संसद संशोधित नहीं कर सकती है। मतलब वो हमारे संविधान में बने रहेंगे, वो हमारे वैल्यू सिस्टम में बने रहेंगे। और ये सारी चीजों से हमने अपने संविधान को बनाए रखा है। यही कारण है दोस्तों कि आज जब हम अपनी बार बार बात कर रहे हैं कि 75 साल हो चुके हैं हमारे संविधान को लागू हुए, इन 75 सालों की यात्रा में भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब यहाँ एक और की टर्म है संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद। क्या होता है ये? तो जितनी बातें हमने यहाँ की वो सारी बातें यहाँ अगेन आएंगी, लेकिन याद रखिएगा संविधानवाद का मतलब है जब शासन व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाया जाए। क्या चलाया जाए? संविधान के अनुरूप चलाया जाए। क्यों चलाया जाए? क्योंकि इस देश में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? संविधान है। इस देश में दोस्तों आप बाद में हैं, मैं बाद में हूं, हम सब बहुत बाद में आते हैं। हमारे लिए जो सर्वोपरि है, जो सर्वप्रमुख है यहाँ पे इस देश की शासन व्यवस्था में, वो कौन है? वो है संविधान। हम सब संविधान के दायरे से बने हुए हैं। अभी चाहे हम एक नागरिक के रूप में हो या कल को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो, हमारे लिए रूलिंग के लिए या फिर हमारी शासन व्यवस्था के लिए यहाँ पे सर्वोपरि जो भूमिका होगी वो संविधान की होगी। तो संविधान के अनुरूप चलना, संविधान की मान्यताओं का पालन करना, संविधान के अनुरूप कार्यविधि का संचालन ही संविधानवाद को व्याख्यात करता है। तो उम्मीद है संविधानवाद भी आप समझ गए होंगे। फिर संवैधानिक नैतिकता क्या होती है? जो संविधान के प्रति इन नियमों को जब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो शासन जो चलाया जा रहा है, उन वैल्यूज का जो आप सम्मान कर रहे हैं, वो आपकी संवैधानिक नैतिकता को जो है वो प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर है निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। ये हमारे संविधान की कोर विशेषता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन जब इसका कभी उल्लंघन होता है तो हम कहते हैं संवैधानिक नैतिकता का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। जैसे बात होती है निष्पक्ष चुनाव की, संवैधानिक नैतिकता है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लेकिन अभी जैसे ही यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जब ये बयानबाजी की जाती है कि भारत में $21 मिलियन जो है वो यहाँ पर चुनावी फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसको वोटर टर्नआउट के लिए नहीं अपितु क्या है यहाँ पर जो है सो एक विकल्प के तौर पर जो है चुनाव में कोई लीड करते हैं उनको विकल्प के तौर पर यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने के लिए भेजी गई थी। ऐसे में पूरे देश में कोहराम मचता है। यह जो है ऑल्दो ये खबर बाद में जाके बता दी जाती है कि भारत में ऐसा कोई पैसा नहीं भेजा गया है, इसका पूरी तरह से खंडन हुआ, परंतु बावजूद इसकी अगर कुछ ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी संवैधानिक नैतिकता को जो है वो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर जो है कटघरे में लाने का एक प्रयास करता है। तो संवैधानिक नैतिकता जो ये कहता है कि न्यायपालिका को निष्पक्ष तौर पर जो है वो काम करना चाहिए। ऐसे में कभी कभी जब न्यायपालिका पे यहाँ पर जब बात होती है कि अगर किसी न्याय पे अगर कोई सवाल या फिर अगर मान लीजिए वहां कोई भेदभाव नजर आता है तो हम कहेंगे कि संवैधानिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट थे संविधान से जुड़े हुए जो हर बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब इन एक एक टॉपिक पे, चाहे वो राज्यपाल की भूमिका हो, केंद्र राज्य संबंधों की बात हो, फंडामेंटल राइट की बात हो, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंसेस है, इन सारे मुद्दों की हम गहराई से जो है वो चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, आने वाले टॉपिक्स में। तो आने वाले अगर इसी तरह कंटेंट्स आप और देखना चाहते हैं तो बने रहे चहल एकेडमी स्टेट पीसीएस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।